कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आनो, बहुत बुरी बात, तुम्हें जाना नहीं है भाई के साथ? विवेक उन दोनों को शुरू होने से पहले ही बोला। जाना है ना? जाओ दानवी, जाओ, हमारे लिए भोजन लेकर आओ। यहीं जल के साथ हम ग्रहण करेंगे, उसके बाद हमें अपने अभिन्न मित्र के साथ दूर गमन करना है। आनो फिर इला की तरफ मुड़कर बोला, हे पाताल लोक निवासी, आपके उदर में समाने जितना भोजन हमारे गृह में नहीं है। द्वितीय बात, मेरी भगिनी की सौत कदापि ना बने, नहीं तो आपकी श्वेत मुख का मैं मुखमंडल बदल दूंगी। क्या? सब एक साथ उसकी हिंदी सुन बोले। सौत मतलब? विवेक बोला। सौतन, विभा बोली। और भगिनी मतलब? अनुज बोला। बहन जीजाजी, चुन्नू बोला। तुम लोगों की हिंदी बड़ी अच्छी है नहीं? करवाई गई है। एक बार हमने हिंदी की क्लास बंक करके बंदर नाच देखा था, तब हमें ताऊ जी ने ये सज़ा दी थी। पूरे 3 महीने हम लगातार हिंदी वाले मैडम के घर जाकर संस्कृत सीखे थे। बहुत बुरे दिन थे। चुन्नू अफसोस से बोला। अरे वाह, बड़ी यूनिक सज़ा है। पूछिए मत जीजाजी, हम सबको ऐसे ही टॉर्चर किया गया, अजीब अजीब सजा देकर। जीवन भाई ने लगभग 2 महीने पूरे घर के कपड़े धोए थे। कला पलटकर तुरंत बोली। और मैंने तो पूरे 2 हफ्ते बैठकर पड़ोस के अग्निहोत्री अंकल से उनकी स्टेशन मास्टर बनने की स्टोरी सुनी थी। बहुत कानों से खून निकला था। चुन्नू लगभग रो देने की हद तक बोला। मुझे कभी सज़ा नहीं मिली, इला इठला कर बोली। सरदारों को कोई सज़ा नहीं मिलती, कुर्सी मिलती है, याद है? लकड़ी वाली कुर्सी, इला, जिस पर जब देखो तब बैठना पड़ता है। विभा पलट कर बोली। बस दीदी बस, याद मत दिलाओ कहाँ कहाँ दर्द होता है। आज भी याद करके कितनी बार गायब की वो कुर्सी, पता नहीं कैसे वापस आ जाती थी, पता नहीं स्नेह कैसे बच जाती थी। क्योंकि बेचारी को मोह जो मिलने वाला था, भला उसे झेलना किसी सज़ा से कम है क्या? आनो पलट कर बोला। सही बात है, सही बात है। वैसे स्नेह, आजकल मोह कुछ फुला रहता है, उसको तुमने अब तक पिचकाया नहीं उंगली मार के? अनु स्नेह से पूछते हुए बोला तो स्नेह बस सर नामे ही हिला पाई। हाय, इतना ना शर्माओ यार, कुछ तो बताओ उनके हाल, हम पर तो बड़ा चढ़ा रहता है। वैसे ये बताओ, आज तुमसे वो मिला था, क्या बोल रहा था? देखो हमसे कैसी शर्म, हम तो दोस्त पहले हैं, है ना गुड्डू जी? अनुज नवीन से ही बोला। बिल्कुल, सब अपने ही तो हैं, बता दो स्नेह, अपनी कोयल कंठी आवाज़ में गुड्डू जी बोले। हाय, जान ले लो जीजाजी, कला दीदी की बेसुरी आवाज़ के आगे आपकी ये आवाज़ अलका याग्निक की आवाज़ है। चुन्नू बोला था, उसके बाद ही वो तुरंत पहली बात पर आया। दीदी बोलो, जीजू क्या कह रहे थे? फ़ोन मत करना मुझे, और हाँ, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, ऐसा कुछ था ना? बिल्कुल दीदी, जीजा का बात सुन रहे थे, जीजा का पैसा अपना पैसा। इतनी नाराज़गी भाई, गलत बात है मोहजी की, कला बोली थी। सही बात है, थोड़ा रोमांस कर लेते, अब शादी फिक्स होने की कुछ तो एक्साइटमेंट दिखाते, है ना स्नेह? अरे नहीं नहीं, अब तो यार भाभी होंगी हमारी, विवेक उसे छेड़कर बोला तो स्नेह शर्म से नज़र झुका गई। नहीं जीजा जी, आप नाम लेना, मासूमियत से स्नेह बोली तो सब एक साथ खिलखिला उठे। वैसे एक बात मजाक से हटकर, मोह प्यार तो बहुत करता है तुमसे, मैंने इससे पहले कभी उसे ऐसा नहीं देखा। और तुम उस काबिल भी हो स्नेह, जिंदगी में उसने सब कुछ हमारे लिए किया। मैंने तो कभी उसे गुस्सा देखा ही नहीं हम सबसे। अनुज कुछ सीरियस हुआ था। सही बात है, भाई से मैं हमेशा थोड़ा सा झिझका हूँ, जबकि उन्होंने कभी उस बात की मुझे वजह भी नहीं दी। पर आजकल मैंने उन्हें बहुत परेशान देखा है, जबकि बात तो अब संभल गई है। कुछ हुआ है स्नेह? मतलब हम अच्छे से जानते हैं तुम कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकती, लेकिन बस पूछ लिया। विवेक भी बोला था तो स्नेह खामोशी रही। कुछ नहीं हुआ, ये सब तो चलता रहता है, आप प्यार, नाराज़गी और गुस्से के बिना नहीं होता। आनो, जिसे सब पता था, स्नेह की साइड लेकर तुरंत बोला। कला और इला, चुन्नू भी चुप रहे। हाँ ये तो है, वैसे तुमने कपड़े नहीं पहने, ऐसे ही जाओगे? अनुज पलट कर बोला। क्यों, इसमें क्या खराबी है? अरे स्नेह नहीं आती जब तक, अपना आधी बीवी होने का फर्ज निभाओ, साड़ी पहनो जल्दी से, तब जाना, वरना लोग देखेंगे तो कहेंगे कैसी बीवी है, शर्ट पैंट में मर्दाना चाल चल रही है। वो बोला तो गंभीर हुआ माहौल एकदम, फिर चहक उठा। स्नेह सबको खुश देख मुस्कुरा तो रही थी, पर उसका दिल जानता था कि हर बात का जवाब है उसके पास, किसी से क्या गुस्सा होगा वो।
जब उसका सब गुस्सा और प्यार उसके लिए है। स्नेह बोलो ना, विभा उसे चुप देखकर बोली। आप लोग आइसक्रीम खाएंगे? आप लोग आइसक्रीम खाएंगे? वो सबसे बोली थी। नेकी और पूछ पूछ, पर प्लीज़ गुड्डू जी आप खाना हमारे आगे करवाइए, हम लोग बातें करके खाएंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं, मुझे दे दो खाना, मुझे जाना है, आनो तुरंत बोला। आप बैठिए, मैं लाती हूँ, स्नेह उससे बोली। स्नेह रायते में नमक नहीं है, इला चिल्लाई। एक चीज़ बनाई थी, वो भी आधी अधूरी। तुमसे मतलब? हाँ बिल्कुल, क्योंकि दही मैं लाया था। यूं ही ऐसी बातों से घर देर रात तक चहकता रहा। सच ही तो है, मकान को घर उसमें रहने वाले लोग बनाते हैं, क्योंकि घर यादें बनाते हैं। माँ बाप बन जाते हैं, क्योंकि घर बोल ही तो नहीं पाते। कभी यूं ही घर देखना बस खामोशी से, हमारा बचपन, जवानी, सपने सब हमारी आंखों में पानी की तरह जमा हो जाएगा, क्योंकि प्रेम को शब्दों की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन और बढ़े। अगले महीने में शादी के हिसाब से हल्की हल्की तैयारियों का प्रोग्राम शुरू हुआ था। शुक्र ये था कि विभा की शादी को अभी 1.5 महीना ही हुआ था, जिस वजह से कुछ चीज़ें अभी भी याद थी। सोमवती बुआ आज चली गई थी, चुनमुन उन्हें अभी छोड़कर आया था, बहुत खुश होकर गई थी। आखिर उन्हें फिर 10 दिन बाद आना था। कुंती देवी अभी अपने स्थान पर विराजमान थी और बच्चा पार्टी सब घर पर ही थे, बस स्नेह ही गायब थी। वो कंप्यूटर क्लास गई थी। नवीन और जयवीर भी कल चले गए थे। आखिर अब नवीन भी तो कला को लेने ही आएगा। अम्मा चाय, सुनीता ने आकर कहा और बाकी सबके साथ आंगन में ही बैठ गईं। दादी एक बात बताओ, जब इतनी जल्दी मानना ही था तो पहले काहे मना कर दिया स्नेह दीदी की शादी के लिए? अरे कम से कम 2-4 डायलॉग ही मार देती कि मर्द अपनी बात नहीं बदलते। चुन्नू मुँह फाड़ बोला तो सरिता ने उसे घूरा। उसके और इला के अलावा इतना मुंह कुंती देवी के आगे किसी का नहीं खुलता था। हम मर्द हैं नास पीटे। अरे वही वही डायलॉग पर ध्यान दो, दादी बन जाती बिंदु या हंटर वाली खूंखार डाकूनी। वो बोला तो कुंती देवी ने सर हिलाकर गहरी सांस ली। बाल धूप में नहीं सफ़ेद किए हैं हमने। तुम्हारे दादाजी 6 भाई थे, उन्हें बहुत प्यार था अपने भाइयों से। बरसों तक उनकी खातिर समेटा है हमने परिवार को, और आज भी समेट कर रखा है। भले ही सबने मतलब छोड़ दिया हो। जब उन सब का मतव्य समझ लेते हैं तो अपने पोते पोतियों का मन नहीं पढ़ेंगे। अपनी बहुओं का तो मन हम जानते ही थे, पर स्नेह उसे भी ये रिश्ता पसंद आया था। कम तो वो वैसे भी बोलती है, पर उसकी आंखें हमेशा मुस्कुराती रहती है। वो बुझ सी गई थी हमारे मना करने से, पर उसने फिर भी हमारा मान रखा। हम बहुत खुश हुए। एक बार भी नहीं कहा कि दादी मुझे लड़का पसंद है। जयवीर सही कहता है, कुछ डर दूर करने से ही दूर होंगे। और वैसे भी एक उम्र पर हमारी ठसक सिर्फ दिखावा ही रह जाती है, ये तो हम जानते हैं। क्यों राधा, कहो सास बनकर कभी कभी हमारे डांटने से कैसी मिर्ची लगती है तुमको? वो मुड़कर हंसकर बोली। अरे ना अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? राधा तुरंत बोली। अरे रहने दो, लेकिन फिर भी मान रखती हो हमारा, तुम तीनों, यही काफ़ी है। कुंती देवी गंभीर हुई थी। यही तो जीवन की पूंजी है। पैसा, जमीन, सत्ता, ये सब तो हमने भोग लिया तुम्हारे दादाजी के जीवन में ही। अब तो बस तुम सबके सम्मान का लालच है, बस यही लेकर चले जाएंगे। वो बोली थी कि सब उनकी बात सुन कुछ देर के लिए खामोश रहे। कला तो तब भी उनकी सुन ही रही थी। इस बार तो इला ने भी मोबाइल से सर उठाकर उनकी तरफ देखा। दादी वाकई दादी थी। चिढ़ाना, उनकी चोक लेना अलग बात थी, पर उस घर की जड़ थी वो। समय से जिम्मेदारियां लोगों का बचपना और जवानी छीन लेती हैं। तभी तो आजकल ये अंधी दौड़ लोगों की बेपरवाही छीन रही है। उनमें यही बूढ़ी जड़ें जिस घर में हैं, वहाँ के बच्चे और बड़े सब अपना सब कुछ जीते हैं। तो दादी मैं भी मान रख लूँगा, आपका पसंद मैं अपने आप कर लूँगा। अपनी बीवी, उस पर बस ठप्पा आप लगा देना। आपका मान रखने के लिए मैं भी 2 दिन अनशन कर लूँगा। चुनमुन कुछ देर सोचकर बोला। खबरदार, टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी, इतनी भी अच्छी नहीं मैं। वो तो घर बार अच्छा था, लड़का अच्छा था तो मैं मान गई। ऐसे किसी को भी घर में घुसने नहीं दूंगी। पकड़ लाएगा कोई चुड़ैल। दिखा दिए ना बूढ़ा आपने अपने असली रंग। बड़ी आई मेरी बीबी को चुड़ैल मत बोलना। मैं तो करूँगा लव मैरिज, वो भी आपकी कट्टर दुश्मन जगदम्बा देवी की पोती से। वो बोला तो कुंती देवी इधर उधर झुककर चप्पल ढूंढने लगी। दादी यहाँ है। इला उनकी चप्पल पहने हुए कुर्सी पर ऊपर करके बैठी हुई आराम से बोली। कुछ तो तमीज़ सीख लो, बुढ़ापे में इतनी फुहड़ता के ताने हमारी छाती पर रखवा देना तुम।
रख लेना ना, 1 आध किलो वजन होगा बस। पहले लाओ तुम्हें ही पूछते हम। कला जाओ चप्पल निकालो इसके पैर से। कुंती देवी चिल्लाई तो कला तुरंत भागकर आगे बढ़ी। वहीं रुक जाइए दीदी, इला उठकर भागी। खैर इन सब की जुगलबंदी के बीच स्नेह मैडम को उनके पिया अपना पूरा रूप दिखाए हुए थे। मोह इसलिए मोह था क्योंकि अपनी बात का था वो। कंप्यूटर क्लास से आते हुए कुछ देर स्नेह वहीं पार्क के किनारे बेंच पर बैठ गई। ढलती हुई शाम सुनहरा रुख लिए हुए थी, बिल्कुल उस दिन की तरह। बहुत याद करती थी उसे वो। 8 दिन और बचे थे अभी, पर उसे वो 8 जन्म के बराबर लग रहे थे। उसकी वो मोहक सूरत स्नेह का दिल चाहता था कि अभी जाकर उसके पास अंजुलि में भर कर नज़रों में बसा ले उसे। ऊपर से वो इस कदर रूठ गया था कि मानता ही नहीं था। ऐसा नहीं था वो उसे फ़ोन नहीं करता था, पर बातों में छिपी हुई उसकी नाराज़गी साफ जाहिर होती उसे। हेलो, स्नेह ने गहरी सांस लेकर फ़ोन लगाया, वहाँ शांति में बैठकर। उसकी सोई हुई आवाज़ सूखी से उसके कानों में टकराई। सो रहे थे? इस वक्त? बताया था ना मैंने तुम्हें, कल रात को देर हो गई थी मुझे, और आज दिन में भी टाइम नहीं मिला। जानती तो हो ना तुम, अनु को भेजा है कुछ काम के लिए, तो अब लेटा हूँ थोड़ी देर। डिस्टर्ब किया मैंने आपको? सो जाइए, मैं रुक कर फ़ोन करूँगी। क्या चाहती हो, 4 घंटे गाड़ी चलाकर वहाँ आकर तुम्हारा फ़ोन नचाकर फेंक दूँ? वो बोला था और उसने समझी थी कि ना वो डिस्टर्ब हुआ है और ना उसे फ़ोन रखना है। आजकल जाने कहाँ कहाँ से बातें ढूंढ लाता था, ऐसे ऐसे ताने मारता था फेंक कर कि स्नेह को उसमें इला के शब्दों में पंचायती चाची नजर आती थी। सुनिए। वो कुछ खींच कर बोला था बेहद प्यारी आवाज़ में, जिसमें घुली हुई नींद और बंद पलकें जिन्हें वो ज़बरदस्ती खोल रहा होगा। और उसकी सुनने की ललक स्नेह साफ समझ गई थी उसे, बस इसलिए तो वो उसे प्यारा था। काम जल्दी नहीं खत्म होगा क्या? स्नेह कुछ झिझक कर बोली थी। दिन रात कर रहा हूँ स्नेह, तब 10 दिन का है, वैसे 1 महीने का था। वो बोला तो अब स्नेह को उसकी फिक्र हुई थी। इतना क्यों कर रहे हैं, बीमार हो जाएंगे। हो भी जाऊंगा तो भी तुम्हें लेने आ जाऊंगा, वरना कहोगी कि मेरे परिवार की इज्जत नहीं रखी आपने। सिर्फ परिवार की इज्जत के लिए आएंगे, मेरे लिए नहीं। मैं क्यों कहूँ ये बात, क्यों कहूँ? नहीं कहूँगा। तुमने तो मुझे बड़ी कसम दी थी ना, याद नहीं है? याद है, खा जाइए मुझे इस बात के लिए, लेकिन भूलना मत ये बात कभी। अब की वो कुछ रूठी थी। अच्छा, लड़ रही हो मुझसे? बहुत बुरा लग रहा है? अच्छे से लगे तो फिर सो जाइए, मैं घर जा रही हूँ। वो अपनी ही बात से नर्म होकर धीरे से बोली। नहीं सोऊंगा, अब कभी सोऊंगा ही नहीं। ठीक है तो घर जाकर मैं फ़ोन करती हूँ आपको। नहीं, अभी बात करनी है मुझे, फिर मेरा फ़ोन लगेगा ही नहीं। क्यों? कसम देकर स्विच ऑफ करूँगा मैं उसे। मोह बोला तो स्नेह की मुस्कान गहरी हुई। ढूंढ ढूंढ के ताने मारता था वो। अच्छा शांत हो जाइए, कब तक रहेंगे नाराज? हमारी शादी होने वाली है, आप प्यार से बात ही नहीं करते। आप उस बात से इस बात का लेना देना नहीं है, जानती तो होना कैसा हूँ मैं। एक तो यार ये बात बात पर तुम प्यार के बारे में सवाल ना किया करो। जानती तो हो नहीं कि प्यार करता हूँ तुमसे। जानती हूँ, बहुत करते हैं। स्नेह मुस्कुराकर यूं बोली थी कि मोह खामोश हुआ था। बंद आंखों से उसने बेड पर पेट के बल करवट ली थी। उसकी वो प्यारी सी आंखें उसके जहन में उतर गई। उससे बहुत प्यार था ना, इसलिए उससे इतना रूठा था वो। देर हो रही है, जाओ घर, मोह धीरे से बोला था। ठीक है, खाना खा लेना टाइम से उठकर, मैं फ़ोन करूँगी आपको, ठीक है ना? स्नेह बहुत प्यार से बोली थी। मोह बोला तो स्नेह ने धीरे से फ़ोन रख दिया और इधर फ़ोन रखते ही स्क्रीन पर जगमगाती हुई उन दोनों की एक साथ की तस्वीर मोह ने नींद से भरी आंखों को खोलकर देखी। हौलों से अंगूठे उसके आगोश में शर्म से झुकी हुई पलकों पर फिराया था। स्नेह, उसके होठ हिले थे, पलकें भीग गई थी। नहीं मानूंगा मैं, इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसे ही बोल दिया था जैसे स्नेह सुन रही हो, बस पलकें झुकाए हुए। वक्त अपनी रफ्तार आगे बढ़ाया था। शादी के मात्र 10 दिन बचे थे। आज से लगन बंध गई थी। कला और स्नेह का घर से बाहर जाना बंद हो गया था। विभा भी आ गई थी। उसकी और विवेक की तो दोनों तरफ की जिम्मेदारी थी, तो वो वहाँ से यहाँ खूब कर रहे थे। एक बार फिर कुंती भवन भरने लगा था। शुक्र तो इस बात का था कि पिछली बार की खिचपिच को देखते हुए अब के जीवन ने पड़ोस के गुप्ता जी का खाली पड़ा हुआ घर ले लिया,
तो कुछ लोग वहाँ आराम से शिफ्ट हो गए। उधर मोह भी आ जा रहा था। नीता ने भी उसे फ़ोन कर साफ बताया था कि आज के आज ही आना है। आखिर लगन तो उसकी भी बंधनी थी। ओए, कोने में घुसी किस छिपकली को शादी का न्योता दे रही है? इला कमरे में आते ही स्नेह से बोली। घर के सारे बोर्ड में स्पार्किंग हो रही है। रमन भैया उन्हें खुलवाए पड़े हैं, बस यही बोर्ड बचा है तो मोबाइल चार्ज कर रही हूँ। हाय, रहा नहीं जाता बात किए बिना ना। इला उसे छेड़कर बोली तो स्नेह ने मुड़कर उसकी तरफ हाथ बांधे देखा। वो है ना तुम्हारे मोह जीजू, खून पी जाएंगे मेरा अगर फ़ोन बंद हुआ तो। मान गए क्या? मान के क्या करेंगे? नाम नहीं बदल जाएगा उनका अगर इतनी जल्दी मान जाएंगे? स्नेह बड़बड़ाई थी। तुम स्नेह रहने ही दो, लगता है शादी की हर पिक्चर में तुम मोह जीजू को मनाती हुई ही नजर आओगी। और कला दीदी तुम बताओ, गुड्डू जी कहाँ तक पहुँचे? ओलंपिक नहीं दौड़ रहे हैं जो कहाँ तक पहुँचे? कला पलट कर बोली। प्यार की रेस में तो दौड़ रहे हैं ना। हाँ, आजकल फ़ोन तो करते हैं, बातें भी करते हैं, थोड़े शर्मीले हैं बेचारे, कुछ भी कह दो बेचारे झट से मान लेते हैं। सही बात है। वैसे स्नेह, बात मानना वो क्या होता है? स्नेह इला के बोलने से पहले ही बोली तो इला ने सर हिलाया। समझ गई, मोह जीजू भी ना एंटिक पीस हैं, भगवान बचाए तुम्हें स्नेह। दीदी चाय बनाओ। चुन्नू बेहाल आ कमरे में आकर स्नेह से बोला। क्यों, बाहर गया था, वहाँ ठूस लेता कुछ। इला तुरंत बोली। फूफा आए हैं बुआ के साथ, पता नहीं बुआ करने क्या गई थी, अभी ढंग से स्टेशन छोड़कर आ भी नहीं पाया था कि फिर आ गई। ऊपर से फूफा को साथ लाई हैं। पूरे रास्ते फूफा जी ने 3 जगह गाड़ी रुकवाई। अरे इतना किसे मुँह उतना होता है? वो चिढ़ा हुआ बोला तो स्नेह ने उसके पसीने से भीगे मुंह को पूछा। अच्छा ठीक है, चुप हो जा, खाना खा लो तुम, दूँ आकर? नहीं अभी नहीं, आप चाय बना दीजिए, ताई जी ने बोला है आते टाइम पानी ले आना। दीदी आपका लहंगा लेने जा रहा हूँ, गुड्डी जीजा कह रहे थे आपको लेकर आना है, वो कला से बोला। हाँ फ़ोन तो आया था, अब उनके यहाँ कोई घर में औरत तो है नहीं, तभी कह रहे थे, पर दादी कह रही हैं कि अब बाहर ना ज़्यादा जाओ आओ। मैंने बात कर ली है, वीडियो कॉल पर देख लेना आप, जीवन भैया का लैपटॉप चार्ज है। एक तो आज ही रमन भैया को टाइम मिला था सारे बोर्ड चेक करवाने का। अरे सब में करंट आ रहा था, अब इतने लोग हैं और लोग भी आएंगे, कोई दिक्कत हो जाएगी तो आज के लिए रुक जाते, बुआ के बाल खड़े हो जाते, ब्यूटी पार्लर का खर्चा ही बचता। चुन्नू बोला तो सब खिलखिलाकर हंस पड़े। वैसे स्नेह तेरा लहंगा? कला ने चाय बनाते जाती हुई स्नेह से पूछा तो स्नेह की आंखें मुस्कुराई थी, क्योंकि इधर मोह घर आकर सबसे पहले एक बार में ही सारे नीता और विनीता और यहाँ तक कि विभा के बताए हुए लहंगे भी रिजेक्ट कर चुका था। मोह पूरा एक दिन हमने लिया, तब ये 4 लहंगे पसंद आए हमें, एक से एक डिज़ाइन है, टॉप के डिज़ाइनर का सिग्नेचर पीस। अरे विभा का लहंगा भी तो कितना प्यारा बनाया था इन्होंने, घर में सबके कपड़े बन गए हैं, तुमने खुद के भी तो सेलेक्ट कर लिए हैं। बस स्नेह का कुछ नहीं हुआ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, नीता जी बोली थी। नहीं ये मुझे पसंद नहीं है, आप और मंगवा लीजिए। वो उन सब पीस पर नज़र डालता हुआ शर्ट के आस्तीन पलटता हुआ बोला। मंगवा क्या लूँगी, आ गया है। वो दरवाजे पर खड़ी एक टीम के साथ एक दुबली पतली बेहद स्टाइलिश लड़की को देखकर बोली। हेलो सर, आप वो छोड़िए, मैं सबसे यूनिक पीस आपके लिए लाई हूँ। वो एक बड़ी सी बेहद महंगे पेपर प्रिंट एल्बम उसके सामने प्रोफेशनल अंदाज में रख कर बोली। सब कुछ बेहद खूबसूरत और महंगा उसे वो दिखा रही थी, पर मोह उसे महंगा नहीं, बिल्कुल स्नेह जैसा कुछ चाहिए था जो उसे नजर आया। एकदम सामने खड़ी लड़की जिसके फाइल से गिरे हुए पेपर जिसे वो उठा रही थी उसमें ये, ओह सर ये अभी फ्रेशनर है, कल ही एज अ सेक्रेटरी ज्वाइन हुई है मेरी। ये तुमने बनाया है? वो उसे एक बेहद प्यारी साड़ी को देखकर बोला। जी सर, वो बस शौक है मुझे, कुछ हिचकते हुए बोली। यही साड़ी चाहिए मुझे। पर मोह जयमाल पर तो लहंगा, नीता बोली ही थी कि अगले पल उसकी बात सुन मुस्कुराकर चुप हुई। इसमें एक अच्छा सा दुपट्टा लगाकर इसे जयमाल के हिसाब से मैनेज कर दोगी? और सुनो, 2 साड़ियाँ बिल्कुल इसी थीम से और बनाना। कर सकती हो 10 दिन में? हाँ सर हम कर देंगे। वो बाश लड़की आगे आई। आपने ये बनाएंगे? मोह उसकी बात काट कर बोला। बिल्कुल, जो मोह कहता है वही होगा। नीता जी भी आगे आकर बोली थी। मोह ने हाथ में पकड़ी हुई ग्राफिक्स में बनी उस डिज़ाइन को एक बार फिर देखा।
क्या महंगा, क्या एक्सपेंसिव, ये तो सब दुनिया को दिखाने के चोचले हैं। कपड़े तो वो हैं जो आपके लिए हों, आपको निखारें, उसके बाद कोई उनकी कीमत नहीं पूछेगा। शाम को वही लड़की विभा के साथ आकर स्नेह के मेज़रमेंट ले गई थी। बेहद खुश थी। इतने साल हाथ पैर मारने के बाद आज उसे उसके मन का काम मिला था। अब गुड्डू जी भी कम ना थे। अपनी माँ की सोने जड़ी तारों की साड़ी वीडियो कॉल पर कला को दिखा तैयार करवा ली थी उसकी विदाई के लिए, और एक बेहद प्यारा उनकी सादगी की तरह ही गुलाबी कलर का लहंगा कला के लिए हो गया था। घर रौनकों से भर गया था। स्नेह के हाथों में पड़ी हुई लगन कोई 4 कांच की चूड़ियाँ उसे मुँह की तरफ एक कदम और आगे कर चुकी थी। अभी वो कमरे में आकर कुछ कपड़े समेट रही थी कि उसका फ़ोन बजा। आ गए आप? वो फ़ोन उठाकर बोली। सुबह ही आ गया हूँ, तुम्हें फुर्सत तो थी नहीं सो फ़ोन करती। शादी हो जाए कुछ करूँगी ही नहीं, उसके बाद सुबह से उठा करूँगी और नहा धोकर बस एक जगह बैठी ही रहा करूँगी। फुर्सत ही फुर्सत। वो उसकी बात सुन प्यार से बोली थी। वो भी देख लूँगा कितनी और किस किस बात से फुर्सत मिलेगी तुम्हें। विभा दीदी बता रही थी आपने लहंगा नहीं लिया मेरे लिए। पसंद नहीं आया मुझे। पर जयमाल पर तो सब लहंगा ही पहनते हैं, तो सबके मन का करना है तो मेरी क्या ज़रूरत है। अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें पड़ी ही क्या है मेरी। मैं तो साइड पर्सन हूँ ना। वो मोह शुरू हुआ था और स्नेह ने आंखें बंद कर ली। खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना इसी को कहते हैं। शांत हो जाइए ना, रहने दो, मुझे तो तुम मानती ही नहीं हो। वो कुछ यूँ बोला था कि स्नेह का दिल मुट्ठी में आ गया था। मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था, उसका कोई मतलब नहीं था। मुझसे दूर जाने की हर बात का मतलब है स्नेह। तुम बोल सकती हो कुछ भी, मुझे हक है तुम्हें, पर तुम्हारी ये दूर जाने की बात तकलीफ़ देती है मुझे। वो कुछ ऐसे बोला था कि स्नेह ने सर पर हाथ रखकर गहरी सांस ली। मुझसे नाराज़ ही रहेंगे क्या? स्नेह कुछ धीरे से प्यार से बोली थी कि मोह निसार हुआ था उस पर। वो कितनी भी तकलीफ़ दे किसी बात को बोलकर उसे, पर उसका यूं उसकी हर बात पर प्यार से सब सुन लेना उसे और बेचैन कर देता था। एक बार को वो लड़ लेती तो शायद अब तक उसका गुस्सा 2-4 बातें सुनाकर उतर जाता, पर नहीं, उसकी भोली मैया कुछ समझे तब ना, लड़ती ही नहीं थी और वो और ज्वालामुखी बनता जा रहा था। मुझे मिलना है। मोह कुछ देर उसे अच्छा खासा तानों का चैप्टर सुनाकर एकदम बोला था, पर हाँ जानता हूँ घर से निकल नहीं सकती, पर घर के अंदर मिल लूँगा। तुम्हारा क्या है, तुम ठहरी परिवार वाली, पर मैं नहीं रह सकता। 10 दिन हो गए हैं मुझे, एक बार तो मुझे मिलना ही है शादी से पहले। सुनिए, बहुत मुश्किल हो जाएगी। दादी कह रही थी कि दूल्हा दुल्हन पहले नहीं मिलते। वो धीरे से डरते डरते बोली थी। तो भगाने नहीं आऊँगा तुम्हें, शादी हो रही है हमारी, और विवाह और विवेक के वक्त तो तुम्हें ये बात याद नहीं थी क्या? अब एक और शब्द नहीं बोलना बस। हेलो हेलो, वो कुछ देर बाद बोला। बोलो अब। आपने ही तो मना किया, वो मासूमियत से बोली थी। तो मोह ने कुछ देर चुप रहकर ये सोचा था कि वो क्या करे। उसका मिलती भी नहीं थी आजकल वो उसे। 10 दिन हो गए थे उसे बिना देखे। गुस्सा अपनी तरफ और उसका मिलना अपनी जगह। चांदनी सी झालर सच कर एक बार फिर कुंती भवन को झिलमिलाते हुए दूर तक दिखाई दे रही थी। कल हल्दी की रस्म होनी थी, उसके बाद मेहंदी। शादी को मात्र 3 दिन बचे थे। मेहमानों से भरे हुए घर में गाहे बगाहे एक ही बात खिलखिलाती कि अगर पता होता कि इतनी जल्दी फिर आना पड़ेगा तो जाते ही नहीं। कुंती देवी ने भी उतने ही मान सम्मान से सबको फिर बुलाया था। चुनमुन फिर फूफा जी से परेशान हुआ था। इला ने फिर मोहल्ले की औरतों के साथ चुगली अड्डा खोल लिया था। रीमा और ज्योति फिर रेल बनी थी। विवाह काम के साथ साथ ये भी बता रही थी उसको ये गहने कितने के हैं, कहाँ से लिए, किसने दिए। और कला और स्नेह। अब कला तो औरतों की छेड़खानी का जवाब दे देती थी, पर स्नेह लाज से सर भी ना उठा पाती। ऊपर से उसका मुंह मोह और बनाए हुए था। रात का 1 बज रहा था। खाने के बाद अब जाकर सब सोए थे। बस स्नेह के कमरे में हलचल थी। सभी एक साथ मिलकर स्नेह और कला की पैकिंग करवा रहे थे। वो बात अलग है कि काम सिर्फ स्नेह और कला ही कर रहे थे, क्योंकि विभा फ़ोन पर विवेक को कौन सी साड़ी का ब्लाउज वो भूल आई है ये समझा रही थी, और इला और चुन्नू बस पड़े हुए थे। शुक्र है स्नेह अब की ये कमरा फूफा जी ने नहीं लिया, इला बोली थी।
बस यही उपकार किया, वरना खून पीने में अब भी वैसे ही हैं। जानती हो अब उन्हें जवान होना है। कह रहे थे चुनमुन, किसी अच्छे नौआ को बुलवा लो, अब की रंगवा लेते हैं बालों को। फिर तुमने क्या किया? करना क्या था, मैंने राम शरण चाचा का नंबर दे दिया उन्हें। पर वो तो पुताई वाले हैं ना। कला उसकी बात सुन एकदम बोली, हाँ तो अब रंगवाने थे ना उन्हें बाल, तो वो रंगते हैं ना, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है फूफा जी के बालों और दीवारों में। दादी को जानते हो ना चुन्नू, स्नेह उसके सर पर मारकर बोली। जानता हूँ माय डियर दीदी, कच्ची गोलियाँ नहीं खेलता हूँ मैं। वैसे दीदी, मोह जीजू का फ़ोन आया था, कह रहे थे आज मिलने आ रहे हैं। क्या, कब, कैसे? अभी तो रात का 1 बजा है। 5 दिन पहले याद है क्या हुआ था? दादी ने मेन गेट पर खटिया डाल ली थी। इस घर के मेहमान, उस घर के मेहमान, पता नहीं किसे क्या ज़रूरत पड़ जाए। हाँ, जबकि ज़रूरत पड़ी तो बस वहीं लेटे लेटे चिल्ला रही थी, चमन लाल, ओ चमन लाल, अरे जीवन रमन, अरे ये मुई मेरी कमर, और ये नाच पीटे बच्चे कानों में तेल डाले बैठे हैं। चुन्नू कुंती देवी की नकल करके बोला। ये बात मुझे क्यों नहीं पता है? स्नेह उसकी बकवास बंद होते ही बोली। क्योंकि जीजू कह रहे थे कि तुम्हारी दीदी का कुछ नहीं हो सकता है। अगर दादी बैठी थी तो क्या बाहर निकल कर खड़ी भी नहीं हो सकती थी? कम से कम शक्ल तो दिखा जाती। पता है, मिल चुका है ताना मुझे इस बात का। स्नेह मुँह बनाकर बोली। स्नेह, तुम्हारा कोल्ड वार अभी चल रहा है? पता नहीं दीदी, मैं तो कुछ कहती ही नहीं। उनका जो भी हो, कोल्ड सोल्ड भगवान मालिक। सुहागरात तक ऐसा ही चलेगा क्या? अरे मना लेती जेठ जी को, सारा मज़ा खराब हो गया। विभा जो अब बात करके उन सब में शामिल हुई थी, सोचती हुई बोली, हाँ सुहागरात करवा लो मेरी पहले आप। कभी कभी लगता है आप सब मेरे भाई बहन ही नहीं हो। बिल्कुल सही बोला दीदी, अब चलो शक्ल दिखा कर आते हैं मोह जीजू को तुम्हारी। चुन्नू उठते हुए बोला। मुझे कुछ बताया जाएगा या सब मेरे बिना मर्जी के ही सब होगा? मैं नहीं जा रही। चमनिया उठा के ले चलो जीजा के सामने, अपनी इज्जत का सवाल है। इला पलट कर बोली थी तो स्नेह जल्दी से बेड पर चढ़ी। हाथ मत लगाना चुन्नू मुझे, वो उंगली दिखाते हुए बोली। दीदी नीचे उतरो, मैं हाथ लगा भी नहीं रहा। खुद सोच लो जाना है कि नहीं। मोह जीजू के साथ शादी करनी है या दंगल खेलना है? 2 दिन बाद खुद सोच लो। चलो, कहाँ लटकना कूदना या घुसना है मुझे? वो बाल समेटती हुई बेबसी से बोली। इन तीनों में से कुछ नहीं करना, बस चुप रहना है। वो धीरे से छत पर आई थी, अकेले धड़कते दिल के साथ। उसने कदम छत की बाउंड्री की तरफ बढ़ाए थे। बहुत कोशिश की थी उसने और मोह ने भी, पर घर में इतने लोगों के बीच मिलना पॉसिबल ही नहीं हो पाया था। पर वो भी जिद्दी था। आज आया था वो सिर्फ उसे देखने। बारिश कुछ ज़्यादा ही हुई थी और आज तो जैसे उनके लिए ही हुई थी, तो बेहद रुई सी गिरती हुई बूंदों सी बारिश, जिसमें भीग भी जाओ और पता भी ना चले कि बारिश है। छत पर लगी सुनहरी लाइट्स लंबी लड़ियों से फिसलती हुई झरनों सी बनी दीवालों वाली लाइट के बीच स्नेह की नज़र नीचे खंभे से लगी पीली लाइट में खड़े उस पर पड़ी, जो छत पर लगी लाइट्स में खुले बालों में खड़ी उस लड़की को एकटक देख रहा था, जो 2 दिन बाद उसकी होगी, या फिर उसे जिसे उसने 17 दिन से नहीं देखा था। जैसे सब रुक सा गया था और एक बेहद सुंदर चित्र उभर आया हो। हल्की बारिश, बिना आवाज़ की रोशनी और धीमी लय में प्रकृति में शामिल किसी धुन का शोर। ब्लैक टी शर्ट, नीचे लोअर की पॉकेट में हाथ डाले उसे देखता हुआ वो बिल्कुल बिखरा सा स्नेह को दिल में उतरता हुआ लगा था। मोह को छू लेने की ज़रूरत आज स्नेह को भी महसूस हुई थी, पर आज स्नेह को वो सब एहसास फीके से लगे। उसकी टिकी हुई उस पर खामोश आंखें सब बोल रही थी। सच कहते हैं मोहब्बत के परवाने, इसकी कोई ज़ुबान नहीं है। अगर कुछ है तो बस एक बार दिल में रहने वालों का दीदार हो जाए। स्नेह मुस्कुरा उठी थी। रूठ जाए वो जितना भी, जचता है उसकी मोहब्बत पर, उसकी सदा पर, तो वो सद्दे में सर झुकाकर उसे मना लेगी। उसने उसे देखते हुए ही हाथ में वाइब्रेट होता फ़ोन रिसीव किया। भीग जाएंगे आप, वो धीरे से बोली थी। तुम भी तो भीग रही हो। मोह वैसे ही उसे देखते हुए बोला। मुझसे थोड़ा और रूठ जाइए अब आप। क्यों, प्यार से बोलता अच्छा नहीं लगता? नहीं, मैं अब मनाना चाहती हूँ आपको, और मुझे पता है आप मानेंगे। नहीं मानूंगा, मोह जिद्दी हुआ था। और क्यों मानूं, बड़ा मनाया है तुमने मुझे। एक बार मिलने के लिए बोला था, वो भी नहीं हुआ तुमसे। शादी तो घर वालों की मर्जी से कर ली, कम से कम कुछ तो मेरी मर्जी से करती।
मोह करे कुछ भी, पर ताना देना नहीं भूलता था। और कोई शिकायत? तुम रहने ही दो, बड़ा फर्क ही पड़ता है तुम्हें मेरी नाराज़गी का, वो उसे देखते हुए कुछ चलते हुए बोला। दरअसल आसपास बाहर लेटे हुए लोगों को हलचल हो जाती तो पक्का चोर सिपाही शुरू होता वहाँ। स्नेह, तुम मेरे दबाव में मुझसे शादी तो नहीं कर रही? ना जाने कहाँ से आज मोह ये सवाल ढूंढ लाया था। अपने गुस्से चिढ़ से भी हटकर तो स्नेह का दिल धक सा रह गया। अब तक जिस कसम के कारण वो नाराज था, उससे धीरे धीरे उसका वो गुस्सा अब किसी और बात की तरफ मुड़ गया था। शायद स्नेह की कुछ ना बोलने की झिझक उसे कुछ और ही सोचने को मजबूर कर रही थी। और इन दिनों मिल भी नहीं पाई थी स्नेह उससे, और स्नेह ने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ कि वो ऐसा कुछ सोचने लगा होगा। उसका बेहिसाब गुस्सा, उसकी आज की बात से एक डर जैसा महसूस हुआ था स्नेह को। नहीं, आप ये क्या बोल रहे हैं? वो बस इतना ही बोल पाई थी। नहीं, कभी कहा नहीं तुमने ना मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है आपसे। नहीं, पर यूँ मुझे खुद से दूर कर देने की हिम्मत तुम में ऐसे ही तो नहीं आई होगी ना। मैं कभी नहीं बोल सकता स्नेह कि तुम दूर हो जाओ मुझसे। वो आज रूठ कर नहीं, बेबसी से बोला था। खैर, मैं फ़ोन रखता हूँ, जल्दी जल्दी में मोबाइल चार्ज करना भूल गया था। नहीं, आप सुनिए तो, स्नेह बोली थी कि उससे पहले ही फ़ोन कट गया। सामने वो अब फ़ोन दिखा स्विच ऑफ होने का इशारा कर रहा था। स्नेह ने हाथ बढ़ाया जैसे पकड़ लेगी उसे और कह देगी कि नहीं, वो कह आई तो क्या, उसके बिना तो वो मर ही जाती। सिर्फ वही प्यार करता है क्या? वो भी बहुत करती है, इतना कि उसकी आंखों में डाल बताने की वो कभी हिम्मत ही नहीं कर पाई। वो हाथ बढ़ाते ही रह गई थी और पीछे बढ़ते कदमों से मोह उसे देखता हुआ निकल गया था। ऐसा ना सोचिए, आपकी स्नेह बस हिम्मत नहीं कर पाई। वो होठों में ही बोली थी और तस्वीर अधूरी हुई थी क्योंकि वो उसमें से निकल गया था। अगले दिन के सूरज भगवान के साथ शुरू हुआ रस्मों और पूजा पाठ का दौर। अब दो शादियां एक साथ हो रही थी तो काम भी डबल थे। कला का लहंगा तो आ ही चुका था, साथ में आज स्नेह के ब्लाउज भी आ गए थे। साड़ियों के काम अभी बाकी थे। ढोलक सज चुकी थी। कुंती देवी के आंगन में खचाखच औरतों की भीड़ अपना डेरा जमा चुकी थी। स्नेह और कला को तेल के साथ हल्दी लगा दी गई थी। पद्मा और नीता बिल्कुल समय पर थी। मोह की हल्दी तो बिल्कुल सही समय पर आई थी। विभा और विवेक के हाथ और गुड्डू जी की हल्दी रमन खुद जाकर ले आया था। खाने पीने में बढ़िया समोसे और चाय की व्यवस्था अब की जीवन ने कहकर हलवाई से ही करवा दी थी ताकि घर की औरतों को ज़्यादा अब की बार काम ना करना पड़े। चुन्नू, आइसक्रीम की कटोरी लगवा दो, कुछ औरतें समोसे नहीं खाती, कह रही हैं गैस हो जाती है। ज्योति जल्दी जल्दी पल्लू संभालते हुए बोली थी। अच्छा, मौसम बदल रहा है तो उस हिसाब से आइसक्रीम खाकर जुकाम नहीं हो जाएगा, चुन्नू बौखलाया सा बोला था। और ये बुआ नाचती क्यों हैं? जब ना नाचना आता ही नहीं वो घूमती हैं, बुआ को देख बोला। ढोलक पर ऐसे ही नाचते हैं। अब जाओ ले आओ आइसक्रीम। जहर ना ले आऊं? मजाक मत करो, ज्योति जल्दी से उसे आगे बढ़ाती हुई बोली। स्नेह, नहाने जाओ, क्या करती हो, घूम रही हो? कला भीगे बाल समेटती हुई बाहर निकली थी। हल्दी लगाकर आज रात को ही मेहंदी होनी थी उन दोनों की। अब कुंती देवी का ये वसूल विवाह की शादी से कायम था। गाना नाचना जितना मर्जी कर लो, पर सारा काम बिल्कुल मुहूर्त पर होगा। तो कला तो नहा आई थी। स्नेह हल्दी लगाए हुए ही इधर उधर हो रही थी। बाथरूम तो खाली मिले ही नहीं मुझे, ऊपर से बरेली वाली चाची का बैग गायब है, वो दिखवा रही थी, पता नहीं कहाँ गायब है। पर उनका तो झुमका खोना चाहिए ना। इला मुँह पर पीला पीला कुछ लगाए आकर खड़ी हुई। ये क्या है? कला उसे देखकर बोली। कढ़ी, दादी ने शगुन करवाया था मासी से, तो उन्होंने इतनी खराब बनाई कि मुझे गले से उतारने के लिए, ऊपर से उसमें धक्के लगाने के लिए ईंट पत्थर खाने पड़ते, तो उसे तुमने मुंह पर लगा लिया। हाँ, तो बेसन है, हल्दी है इसमें, वो बाल झटकती हुई बोली। भगवान के लिए ये स्किन केयर किसी और को मत बताना, हम पर उपकार करना। स्नेह उसके हाथ जोड़कर बोली। कहाँ जा रही हो? इला उसे जाते हुए देख बोली। नहाने। पानी खत्म है क्या? मैं जनरेटर स्टार्ट नहीं करूँगा, वो टेंट वाला खाना खाकर आता होगा, उससे कहना। चुन्नू आइसक्रीम लाते हुए बोला। एक बटन ही तो दबाना है, मैं कर देती हूँ।
एक बटन ही तो दबाना है, मैनुअल वाला है, हैंडल लगाना पड़ेगा, बटन वाला शादी वाले दिन चलेगा। चुन्नू उसकी नकल करके बोला। क्या? अरे पानी खत्म है तो तुम्हारी फूफा जी तो फ्रेश होने गए हैं, सोमवती बुआ उधर से आती हुई बोली। तो खाते क्यों है इतना? तब तो ब्रेड पकौड़ा एक नहीं 3 खाएंगे। या तो 1 घंटा वहीं बैठे या फिर वो रखी बाल्टी और वो बाहर लगा नल, चलाओ और देकर आओ, मैं जा रहा हूँ। अम्मा अम्मा, सोमवती वहीं से चिल्लाना शुरू हुई। अम्मी आओ मत, मैं नहीं जाऊँगा। अरे चुन्नू, तुम भी बड़े हो गए, अब कि ऐसा ना हो 1 महीने बाद इला की शादी के साथ तुम्हारी भी शादी देखने आना पड़े। आंगन में बैठी औरतों में से एक उसे देखते हुए बोली। हाँ, बड़ा तो हो गया हूँ, अपनी बहन की करा दीजिए मुझसे शादी। चुनमुन पलटकर बोला तो आंगन खिलखिलाहटों से गूंज उठा। उधर राधा सरिता के साथ किचन में औरतों को बांटने के लिए मीठे गुलगुले तैयार कर रही थी। वो भी स्नेह को ऐसे देख चिल्लाई। हद है स्नेह, नहाओ जाकर, हल्दी चढ़ जाती है तो लड़कियां ज़्यादा देर ऐसे नहीं घूमती। जा रही हूँ ताई जी, चुन्नू ने अब जनरेटर चलाया है, पानी भर रहा है, तब तक मैंने सोचा चाय बना देती हूँ, विवेक जीजू मांग रहे हैं। स्नेह, शादी है तुम्हारी, कभी तो कुछ अपने मन की कर लो, मत करो अब काम। राधा उसे देख प्यार से बोली थी तो स्नेह उनकी बात सुन कहीं और ही चली गई थी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कल स्नेह और मोह के शादी में ज़रूर आइएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।